लास्ट क्लास में हमने एनवायरनमेंट स्टार्ट किया था और एनवायरनमेंट के कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए थे, जैसे कि पिरामिड कैसे बनता है ऊर्जा का, या ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है, पोषण स्तर हम कैसे डिफाइन करते हैं, हर्बीवोरस क्या होते हैं, शाकाहारी क्या होते हैं, मांसाहारी क्या होते हैं, सर्वाहारी क्या होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस क्या होते हैं, प्राथमिक द्वितीय तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं, पिरामिड पे शीर्ष पे कौन रहता है, पिरामिड में सबसे नीचे कौन रहता है, ये सारी चीज़ें बता चुके थे। एक पॉइंट उसमें छूट गया था, वो आप लिख लेना। जैसे हमने जो एक चेन बनवाई थी, हमने बनाया था एक प्लांट ट्री है, बताया था हमने आपको, ठीक है। इसको किसने खाया मान लो, बकरी ने। इसको किसने खाया मान लो, इसको किसने खाया मान लो। ये एक लाइन से चल रहा है, ये एक लीनियर चेन है, एक सीधी चेन है, इसी को हम कहते हैं फूड चेन, इसी को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। अगर सीधी चेन है तो हम इसको कहेंगे खाद्य श्रृंखला कहेंगे। इसी को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे अगर, तो हम इस डायग्राम को कहते थे पिरामिड, ऐसे बनता था, इसको कहते हैं। ये पॉइंट हमने नहीं लिखवाया था तो आप ही लिख लेना, ठीक है। इसको हम कहते हैं फूड चेन कहते हैं। अब सुनना, दो चीज होती है, एक होती है खाद्य श्रृंखला, एक होता है खाद्य जाल, सुना है ना, फूड वेब। और फूड वेब क्या होता है, वो जैसे मान लो एक पेड़ है या कोई प्लांट है, कोई भी मान लो, अब तो इसको एक बकरी खा सकती है, इसको गाय खा सकती है, इसको टिड्डा या फिर कोई भी जानवर छोटा मोटा कीट खा सकता है, किसी पौधे को। बकरी को किसने खाया, कुत्ते ने। गाय को मान लो किसने मार दिया, शेर। टिड्डे को कौन खाएगा, आप मान लो टिड्डे को खाया मेढक ने। मेढक को किसने खाया, सांप ने। ठीक, कुत्ते को किसने खाया, मान लो लोमड़ी ने। क्या शेर बकरी को खा सकता है, खा सकता है, ठीक है, ऐसा होता है। और कई सांप भी क्या होते हैं, बकरी को खा जाते हैं, ये भी सही है, ये भी पता है आपको। क्या लोमड़ी गाय को खा सकती है, मर जाएगा उसके बाद तो खा सकती है ना, मरे मराए को तो खा सकती है ना। और इसको किसने खाया, मान लो मोर ने। तो क्या कुत्ता मोर को खा सकता है, हाँ खा सकता है। तो आप देखो ये पूरा एक जाल टाइप का है कि सब एक दूसरे को खा सकते हैं इसमें से, है ना। और इसी हम जाल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल। जहाँ पे एक सब एक दूसरे पर निर्भर हो वो खाद्य जाल है, और जहाँ पे लाइन सीधी हो उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जब इसी को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी डायग्राम से प्रदर्शित करते हैं, उसको हम कहते हैं पिरामिड कहते हैं। 3 टाइप से प्रेजेंटेशन होता है ये, ठीक है। ये तीनों हम समझा चुके हैं, आप लेक्चर देख के ऑनलाइन वाला वहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं कल समझा दिया, इसमें कुछ नहीं आपको याद रखना है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, सीधी चेन, जहाँ पे पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा इस पे निर्भर करेंगे। जहाँ पे सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो वो खाद्य जाल, एक जाल टाइप का है ना, सब एक दूसरे पे डिपेंड कर। भाई जाल भी तो आपका ऐसा ही होता है, ऐसे ऐसे बना होगा कुछ कुछ, है ना, सब एक दूसरे पे डिपेंड होंगे ऐसे करके। इसी को स्ट्रक्चर देखा, इसलिए हम कहते हैं खाद्य जाल, ठीक है। कुछ लिखा नहीं है, हम सब समझा चुके हैं इसमें। तो सीधी चेन जो कल बनवाई थी उसमें लिखना खाद्य श्रृंखला, और जहाँ एक दूसरे पर निर्भर हो उसको हम कहते हैं खाद्य जाल। बस इतना सा 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको, ठीक है। एक टॉपिक है जो हमने साइंस से ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा, बट हम यहाँ पे ही पढ़ाएंगे आपको, एंड दैट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर। इंपॉर्टेंट है, सुनना, एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर का हिंदी मतलब क्या होता है, वायुमंडल। एटमॉस्फेयर वायुमंडल, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, पहले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ फिर हिंदी में लिख दूंगा। द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। गैसों का मिश्रण जो पृथ्वी के चारों ओर है उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना, गैसों का मिश्रण जो पृथ्वी के चारों ओर है, इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के ऊपर गैसेस हैं,
बहुत सारी, नाइट्रोजन का नाम सुना होगा, ऑक्सीजन सुना होगा, आर्गन सुना होगा, CO2 सुना होगा, बहुत सारी गैसेस हैं। वो सब गैसेस ही क्या कहलाती हैं आपस में, मिक्सचर क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ आती हैं। पहला आता है गैसेस। गैसेस कौन कौन सी हमारे वायुमंडल में, मेनली तो नाइट्रोजन है, पता है आपको, ऑक्सीजन है, ये भी पता है आपको, ऑर्गन है और CO2। ठीक है, और ये याद रखना, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन कितना है, 78.1%, ऑक्सीजन कितना है 20.9%, ऑर्गन कितना है 0.932 और कार्बन डाइऑक्साइड CO.03। मेनली कंपोजिशन इसका है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। आपको पता है ऑर्गन कैसी गैस है, एक तो इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है, तो सबसे ज़्यादा निष्क्रिय गैस जो वायुमंडल में उपस्थित है ऑर्गन। सबसे भारी गैस कौन सी होती है, मोस्ट वेटेड, सबसे भारी गैस वो कौन सी है, CO2। अच्छा, जो भारी होगी वो पृथ्वी के पास रहेगी, जो हल्की होगी पृथ्वी से दूर रहेगी। भाई हल्की चीज़ें ऊपर होंगी, भारी चीज़ें नीचे होंगी। तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, CO2। वैसे वाटर वेपर होता है, जलवाष्प, लेकिन गैसेस में कौन सा है, तो आपका कौन सा है, CO2, क्योंकि सबसे भारी है और पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहेगी। और ये क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप करती है, सूर्य की किरणों को रोकने का काम करती है। अब सूर्य किरणें रुक जाएंगी तो गर्मी बढ़ाएंगी तो वैश्विक ताप बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। क्लियर, पहला तो हो गया गैसेस में। सेकेंड क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। भाई वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल्स भी तो हैं, धूल के कण भी तो हैं, वो भी किसका भाग है, वायुमंडल का भाग है। और वाटर वेपर भी है। ये सारी चीजें किसका भाग है, एटमॉस्फेयर का। सिर्फ इतना समझना है, वायुमंडल क्या है कि वो गैसेस का समूह या मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसने हमारी पूरी पृथ्वी को घेर रखा है, वही क्या है, वायुमंडल। अब उस वायुमंडल में क्या क्या आता है, गैसेस होंगी, जलवाष्प होगा, धूल के कण होंगे, और है ना, ओजोन होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। इस सबको ही मिश्रित रूप को हम क्या कहते हैं, कंबाइंड फॉर्म को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन जो आएगा मेनली वो गैसेस से आ जाता है मेनली, लेकिन जो लेयर्स का क्वेश्चन है वो ज़्यादा आता है कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स कितनी हैं और कौन पे किस टाइप की प्रोसेस होती है। ठीक है, वो हम समझेंगे अभी, ये आप नोट कर लें, समझाते हैं। थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे तो ये क्वेश्चन था पहले, ये CGL में आया था। नाइट्रोजन का परसेंटेज पहले 78 था, अब 78.1 ही लगा के आना है। अगर 78.1 ना लिखा हो तो 78 लगा देना, क्योंकि CGL में क्वेश्चन आया था ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 20, 20.1, 20.9 या 21। 20.9 0.1% कम हो गई है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। डस्ट पार्टिकल्स का अलग अलग साइज होता है, हम आपको पॉल्यूशन पढ़ाएंगे तब समझाएंगे कि क्या होता है PM 2.5, PM 10+, है ना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं हम समझा देंगे। आप अपने फ़ोन में एक वेदर नाम का एप्लीकेशन आता है, उसको खोल के देखेंगे, उसमें आएगा एयर क्वालिटी। उस एयर क्वालिटी पर आप क्लिक करेंगे तो ये सब चीज़ें लिख के आएंगी उसमें, कितना वाटर वेपर है, कितना SO2 है एटमॉस्फेयर में, कितना CO2 है, कितना ऑक्सीजन का लेवल है, क्या है। ठीक है, आप देख सकते हो, फ़ोन चेक कर सकते हो। ये आपको जब समझाएंगे पॉल्यूशन तो बता देंगे। लिख गया सबका, नेक्स्ट। हो गया, ठीक है, नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आते ही आता है ना। नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें।
आपको पता है वायुमंडल की परतें सबसे पहले निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। हिंदी में इंग्लिश लेना, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ये 5 परतें हैं मेनली जो आपके वायुमंडल में हैं, ठीक है। अब क्षोभ मंडल कहाँ से कहाँ तक आता है? तो भूमध्य रेखा पे 0 से 15 किलोमीटर पे और ध्रुवों पे 0 से 8 पे। समताप मंडल 50 किलोमीटर तक है। अलग अलग आपको बुक्स में अलग अलग डेटा लिखा मिल सकता है। यहाँ पे कहीं 15 या 18 मिलेगा, कहीं 11 मिलेगा, ठीक है। क्या है? हाँ, कहीं 18 होता है, कहीं 15 होता है, कहीं 11 लिखा है। आप देखेंगे कोई किताब, बहुत सारी किताबों में 11 भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये पहला है, हम नंबरिंग कर दे रहे, आप कंफ्यूज नहीं होना। 1 2 3 4 और 5 मंडल। सुनना पहले आप, ये 0 किलोमीटर मतलब ये हम कहाँ पे हैं? पृथ्वी पर हैं। आप ऐसे समझ लो, थोड़ा डायग्राम बना के समझा दे रहा आपको। जैसे कि मान लो ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है और यहाँ पे आपके पोल्स हैं, ठीक है। आपने यहाँ के ऊपर का एरिया लिया, ये वाला ऐसे, ठीक है, हमने ये बनाया और इसी को हमने उठा के क्या कर लिया? अलग से रख लिया। पृथ्वी के ऊपर ही तो है वायुमंडल पृथ्वी का, तो हमने इस पार्ट को उठा के अलग से बना लिया और हम उसको स्टडी कर रहे हैं। इतना सा है। तो भाई यहाँ पे तो 0 किलोमीटर है ना, यहाँ पे तो हम पृथ्वी पे ही है ना, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये पोर्शन हो गया भूमध्य रेखा वाला, ये पोर्शन हो गया ध्रुव वाला। अब आप पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो 15 किलोमीटर भूमध्य रेखा पे और 8 किलोमीटर यहाँ पे। इसको यूं का कहा जाएगा क्षोभ मंडल। इसके बाद जो आएगा 50 किलोमीटर का, उसको कहेंगे हम समताप। 50 से 80 तक का मध्य मंडल, 80 से 640 तक का आयन मंडल और 640 से ऊपर कहीं कहीं 10,000 लिखा है, कहीं 36,000 लिखा है, दाया नहीं है। 640 के ऊपर का सारा का कहलाएगा बाह्य मंडल कहलाएगा, ठीक है। अब इनमें कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, हमें वो पढ़ना है मेनली, ठीक है। क्यों देखते हैं भाई, आपका जो धरातल है, जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे ही क्या होंगे? यहाँ पर पेड़ होंगे और यहीं पे क्या बना होगा? घर वगैरह होंगे यहाँ पे, ठीक है। सुनना पहले आप, फिर हम बताते हैं क्या प्रोसेस, समझना पूरी। ये बाद में बना लेना, पहले देखो बोर्ड पे। हमने पहले भी समझाया, हालांकि बायोलॉजी वाले में भी समझाया था, ट्रांसलेशन में हमने आपको। ये पेड़ है, ये घर है और यहाँ पे मान लो क्या बना हुआ है? क्या हुआ? थैंक यू है ना। यहाँ पे क्या भरा हुआ है? ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। सुनना और समझना। आवाज आ रही पीछे तक सभी को? क्या हुआ? ओके नेक्स्ट देखो, ये क्या है? आपके सूर्य देवता हैं। सनलाइट प्लांट पे भी पड़ रही है, सनलाइट यहाँ पे भी पड़ रही है, सनलाइट यहाँ पे भी पड़ रही है, सनलाइट वाटर पे भी पड़ रही है, सब जगह सूरज की किरणें पड़ रही होंगी। और सूरज की टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा है, सनरेज में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जब ये सूरज की किरणें पानी में पड़ेंगी तो जल क्या होगा? भाप बन के कहाँ आएगा? वायुमंडल में आएगा, ठीक है। और ये पानी से भाप बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। इंग्लिश में कहते हैं एवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? ये है वाटर वेपर, जल वाष्प है। ये वाटर वेपर है या जल वाष्प। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट सुनो। जब सूरज की किरणें पेड़ पे पड़ेंगी तो पेड़ के पत्तों पे पड़ेंगी, और पेड़ के पत्तों से भी क्या होगा? पानी बाहर आएगा। और पेड़ के पत्तों से पानी का बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, पानी किस किस से आया? वाटर वेपर किस किस से आया बाहर? एक तो ट्रांसपीरेशन से और दूसरा एवेपोरेशन से, ठीक है। अब आपको पता है कि जो सूरज की किरणें है वो यहाँ पे हवा पे होंगी, उस पर ही पड़ रही होंगी, हवा बह रही है।
और हवा पे जब सूरज की किरणें बढ़ेंगी तो हवा का टेम्परेचर कैसा होगा, बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ने पे वेट कैसा होता है, कम। क्यों? क्योंकि उसमें नमी सारी खत्म हो जाएगी। जब नमी खत्म हो जाएगी तो पानी का वजन होगा नहीं कुछ, हवा बिल्कुल ड्राई होगी, सूखी होगी एकदम, उसका वजन कम हो जाएगा। और जिस चीज़ का वजन कम होता है वो ऊपर रहता है, जिसका वजन भारी होता है वो नीचे रहता है, सबको पता है। तो जब इस एयर का वेट कम हो जाएगा तो ये एयर क्या करेगी, ऊपर उठेगी, उठेगी। अभी हवा जब ऊपर उठेगी तो ये अपने साथ किसको लेके जाएगी, इन जल वाष्प की बूंदों को। और वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल भी हैं छोटे छोटे से, हैं, सबको पता है। तो जब ये हवा ऊपर जाएगी, जल वाष्प को लेके जाएगी, तो ऊपर जाने पे, क्योंकि क्षोभ मंडल इकलौता ऐसा मंडल है जिसमें ऊंचाई बढ़ने पे तापमान कम होता है। और तापमान कम होने पे भाई ये जब वाटर ड्रॉप्स ऊपर जाएंगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी प्रोसेस, संघनन या कंडेंसेशन। ऊपर जाने पे सब बूंदें जमेंगी और किसका निर्माण हो जाएगा, बादल का। समझ आया? तो बादल निर्माण के लिए क्या हम कह सकते हैं कि हमें किस किस की आवश्यकता है, वाष्पीकरण की, वाष्पोत्सर्जन की, और बिना संघनन के क्या बादल बनेंगे। भाई जब पानी की बूंदें जमेंगी ही नहीं, जब तक कंडेंसेशन ही नहीं होगा, तब तक क्या भाप जो है वो बूंदों बदलेगी। भाई पानी से भाप बनना वाष्पीकरण, भाप से वापस पानी बनना या बर्फ बनना कंडेंसेशन। जब भाप जमेगी नहीं तब तक बूंदों में नहीं बदलेगी, और बूंदें नहीं बदलेगी तो क्या बादल बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि हमें क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन और कंडेंसेशन तीनों जरूरी हैं। और क्षोभ मंडल इकलौता ऐसा मंडल है जिसमें नीचे से ऊपर जाने पे तापमान, और में भी होता है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ठंडा ही है, लेकिन इसमें नीचे से ऊपर जाने पे तापमान कम हो रहा है। सुनना, ठीक है? तो होता क्या है, ये किसका फॉर्मेशन हो गया, क्लाउड का या फिर बादल का। अच्छा, हर चीज़ की वजन उठाने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी है कि आप कितना पढ़ पाएंगे, 2 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 10 घंटे, 12 घंटे ऐसा पढ़ पाएगा। जब इस बादल में वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, बारिश, बरसात कराएंगे। तो बरसात के लिए क्या क्या जरूरी है, पहली बात तो तापमान ज़्यादा हो, क्योंकि जब तापमान ज़्यादा होगा तभी पानी किस में बदलेगा, भाप में बदलेगा, तभी वाष्पीकरण होगा। जब तापमान ज़्यादा होगा और पेड़ ज़्यादा होंगे, जहाँ पे पेड़ ज़्यादा होंगे वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होगा। क्लियर? और जहाँ पे वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा है और नीचे से ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, संघनन हो रहा है, तो वहाँ पे बादल ज़्यादा बनेंगे। जहाँ बादल ज़्यादा बनेंगे वहाँ पे बरसात ज़्यादा होगी। और यही कारण है कि भूमध्य रेखा पे लगभग रोज बारिश होती है। क्यों? क्योंकि तापमान ज़्यादा है, और तापमान ज़्यादा है, ओशियंस हैं ही, समुद्र हैं ही सारे के सारे, तो तापमान से भाप ज़्यादा बनेगी, भाप ज़्यादा बनेगी तो ऊपर जाने पे संघनन ज़्यादा होगा, संघनन ज़्यादा होगा तो बादल ज़्यादा बनेंगे, बादल ज़्यादा बनेंगे तो बरसात ज़्यादा होगी, बरसात ज़्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, और पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे प्लस पानी ज़्यादा है तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन फिर ज़्यादा होगा, फिर बादल बनेंगे। इसलिए भूमध्य रेखा पे लगभग डेली बारिश होती। क्लियर है? समझ में आया क्या बोला हमने? आया सभी को? याद है कि हम समझा चुके हैं पहले एक बार वाष्पोत्सर्जन में। सुनना, ये नोट करना है, क्या ये बनाना डायग्राम, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए था ये क्या होता है। ठीक है? तो हम ये कहेंगे बादल निर्माण के लिए में क्या क्या चाहिए, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और संघनन, मतलब इवेपोरेशन चाहिए, ट्रांसपिरेशन चाहिए और कंडेंसेशन चाहिए। ठीक है? तो क्षोभ मंडल इकलौता ऐसा मंडल है जिसमें हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम हो, और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब, और बिना संघनन के बादल बन नहीं सकते, है ना? तो हम क्या कहेंगे कि बादल किस मंडल में बनते हैं, या बरसात किस मंडल में होती है, बिजली कहाँ चमकती है, क्षोभ मंडल। सारी की सारी क्रियाएं कहाँ हो रही हैं, क्षोभ। समझ में आया? ये पार्ट जिसको नहीं आया बता दो। आया? तो पहली हेडिंग डालना आप इसमें, क्षोभ मंडल। इसमें पॉइंट्स लिखते जाना एक एक करके, सारे के सारे। सुना, सबसे पहले ए पॉइंट, पृथ्वी के सबसे नजदीक, है ना, क्लोजेस्ट टू अर्थ। पृथ्वी के सबसे नजदीक मंडल कौन सा है, क्षोभ मंडल है, बी पार्ट, है ना।
पृथ्वी से पहला मंडल, फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। पृथ्वी से पहला भी कौन सा है? सी है ना। जितनी भी आपकी हिंदी में लिखते हैं मौसम संबंधी इतनी घटनाएं हैं, मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे कि बिजली, वर्षा, ठीक है, या बादल निर्माण, ये सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। मतलब तो जितने भी इवेंट्स और क्या बोलते हैं सीजनल इवेंट्स होते हैं, तो ये मानसून इवेंट होते हैं, वो सारे मानसून इवेंट जैसे कि हो गया आपका थंडर, क्लाउड फॉर्मेशन, रेन, ये सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। क्लियर? अच्छा एक चीज़ आप खुद बताना कि जो आपके एयरप्लेन्स होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, वो बादल के नीचे उड़ते हैं या बादल के ऊपर? बादल के ऊपर, तभी तो ऊपर से बादल दिखाई देते हैं, नीचे बादल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल में क्या है? बादल है। तो जो आपके एयरप्लेन्स होंगे वो क्षोभ मंडल के ऊपर ही तो उड़ा जाएंगे बादलों को। तो क्वेश्चन आता है एयरप्लेन्स कहाँ उड़ाए जाते हैं? स्ट्रेटो, ये लॉजिकली समझ लो आप या याद कर लो, आप जैसे भी करना हो आपको, कि बादलों के ऊपर ही तो होगा जो कुछ भी होगा, इसलिए ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना और लिख लेना यहाँ पर डी पॉइंट में ये भी लिख लेना कि हाइट बढ़ने पे इसमें टेम्परेचर कैसा होता है? कम होता है, और इसको ही हम कहते हैं लैप्स रेट, सुना होगा, ठीक है। समझ में आया? अभी नोट कर लो। एक क्वेश्चन पूछनी थी, आपने पूछा नहीं किसी ने हमसे, है कोई क्वेश्चन इसमें से? क्या हुआ? किस में? ट्रांसपिरेशन में? किस एक्सचेंज ऑफ गैसेस? तो वो उसमें किसका रूल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक व्हाट, मतलब पेड़ों में किस चीज़? एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसी प्रोसेस के लिए होगा ना, तो प्रोसेस का नाम क्या है भाई? देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी बॉडी में होता है, क्यों? क्योंकि एनर्जी फॉर्मेशन करवाना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में होता है, वही ना, तो वो ट्रांसपिरेशन है। तो जब ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? यहीं पे। वाष्पीकरण कहाँ हो रहा है? यहीं पे। संघनन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। और जब दोनों हो रहे हैं, पेड़ पौधे भी यही हैं, तो ट्रांसपिरेशन जो करवाएंगे वो कौन करवाएंगे? पेड़ पौधे करवाएंगे। तो पेड़ इस मंडल पे माना जाएगा, ठीक है। सबसे नज़दीक है, पृथ्वी से पहला है, ठीक है। और मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। और हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से ही जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तापमान कम होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? जो जलवाष्प है बूंदों में बदलता है, और बूंदों से बादल बनेंगे। बादल का जब लिमिट पूरी हो जाएगी, भाई बादल की भी तो पानी को धारण करने की क्षमता होगी कि हम इतना पानी धारण कर सकते हैं, इतना पानी होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही उस सैचुरेटेड लेवल के ऊपर पानी पहुंचेगा, बादल बरस जाएंगे। समझ में आया? अच्छा, कृत्रिम वर्षा हमने नहीं पढ़ाई ना, अभी बताई थी कृत्रिम वर्षा क्या होती है? चलो बता देंगे आपको, बाद में बता देंगे। कृत्रिम वर्षा भी होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर बादल अपनी क्षमता तक पहुंचे ही ना, तो क्या बरसेंगे? नहीं बरसेंगे, कभी नहीं बरसेंगे। तो उसी यही होता है, महाराष्ट्र वगैरह में सुनाओ, काफ़ी करवाते हैं मुंबई वगैरह में कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन। कारण क्या है? वहाँ पे पानी बादलों में इतना है नहीं कि वो बादल का वेट इतना हो जाए कि वो खुद बरस जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनसे स्प्रे करवाते हैं। और स्प्रे किसका होता है? सिल्वर आयोडाइड का या पोटेशियम आयोडाइड का। सिल्वर मतलब चांदी छिड़काव हो रहा है भाई, देख रहे हो कितना पैसा है हमारे पास, है ना। तो अब करवाते हैं, तो उससे क्या होता है? बादल का वेट बढ़ता है, और जैसे बादल का वेट बढ़ेगा वो बरस जाएगा। दैट इज कहा, क्या अपने आप बादल बरसे? नहीं, हमने काम करवाया उससे बादल बरसे। इसको हम कहते हैं कृत्रिम वर्षा, ठीक है। हम समझा देंगे क्या होता है कृत्रिम वर्षा, ठीक है। यही बता दे रहा, बाद में यही बताएंगे। जैसे मान लो ये बादल है, और ये क्या है? इसका जो लेवल है वो सैचुरेटेड लेवल से कम है। सैचुरेटेड लेवल मतलब अपनी क्षमता से कम है। अभी जब तक क्षमता के पार नहीं जाएगा तब तक क्या बारिश होगी? नहीं होगी। तो हम इसमें क्या करवाते हैं?
यहाँ पे बढ़िया सा हम एक हेलीकॉप्टर बनाते हैं। देखो, अरे नहीं ठीक है। और इससे हम क्या करवाते हैं, स्प्रे करवाते हैं। और इस स्प्रे किसका करवाते हैं हम, तो स्प्रे होता है सोडियम सिल्वर आयोडाइड का या पोटेशियम आयोडाइड का। इन दो चीज़ों का स्प्रे करवाते हैं। स्प्रे करवाने पे क्या होगा, वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो बादल बरस जाएंगे। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल रेन या फिर कृत्रिम। ठीक है, क्वेश्चन निकलता आएगा क्या कृत्रिम वर्षा के लिए क्या यूज में लाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड या फिर, एक ही क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, देख लो। क्वेश्चन सुनना, इससे कैसे कैसे आएंगे। पहली बात, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, बरसात किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में होती है भाई बारिश। नेक्स्ट इज जो आपके प्लेन्स उड़ाए जाते हैं, एयरप्लेन्स, वो किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, समताप में। बादल कहाँ बनते हैं, क्षोभ मंडल में, है ना। बिजली कहाँ चमकती है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, पृथ्वी सबसे पहला मंडल ही कौन सा है, क्षोभ मंडल। पृथ्वी सबसे नजदीक कौन सा है, सूरज से सबसे दूर मंडल कौन सा है, क्षोभ। भाई अगर पृथ्वी के पास में, सूरज सबसे दूर होगा। बात है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ वहाँ होती है और कुछ नहीं। सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे आपके तो आप कर ले जाएंगे। और एक अच्छी बात ये है कि स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट दिए और मॉक टेस्ट में पुलिस वाले या फिर एसएससी वालों के अभी जितने भी अटेंड कर रहे हैं 90% 85% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। मॉक टेस्ट एक मतलब कुछ बच्चों ने दिए होंगे पुलिस के, 10-12 बच्चों ने बता रहे थे मेरे को कि सर आपके नोट से 40 में से 30, 32, 35 क्वेश्चंस तक आ रहे हैं। और इतने आ रहे हैं तो आप और मेहनत करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे वैसे। ठीक है, एक सेकंड वेट करना, एक सेकंड पूछ सकते हो। अब बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो। आ गया सबको, कोई परेशानी। एक क्वेश्चन जो आपका होना चाहिए था, है कोई होना चाहिए था, बता रहे कौन सा होना चाहिए था, लेकिन हमें पूछा नहीं, हम बता देंगे। कोई क्वेश्चन है, डाउट है नहीं है। क्वेश्चन ही होना चाहिए था कि जो क्षोभ मंडल है वो यहाँ पे तो 8 ही किलोमीटर तक है ध्रुवों पे, और भूमध्य रेखा पे 15 किलोमीटर तक है। अब जिसको हमने पहले पढ़ाया होगा उसको इसका ये पता होगा। भाई क्षोभ मंडल है वो ध्रुवों पे कितना है, 8 किलोमीटर तक, और वही भूमध्य रेखा पे इक्वेटर पे कहाँ तक है, 15 किलोमीटर तक। ऐसा क्यों है, कितने लोगों को पता है, हमने पढ़ाया है वैसे ज्योग्राफी में। ये पुराने स्टूडेंट्स ही बैठे हैं ज्योग्राफी वाले, बताएं। एनी आइडिया, नहीं है आइडिया, याद नहीं आ रहा। चलो देखो बताते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ होता है, ध्रुवों पे या भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा पे होता है। तो गर्मी ज़्यादा कहाँ होती है, गर्मी में चीज़ें फैलती हैं या सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। गर्मी में चीज़ें एक दूसरे से दूर रहती हैं और सर्दियों में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है। तो भूमध्य रेखा पे गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या कण दूर दूर नहीं होंगे, दूर दूर होंगे। मतलब वायुमंडल आपका एक्सपेंड करेगा, बढ़ेगा। इसीलिए वायुमंडल भूमध्य रेखा पे कहाँ तक फैला है, 15 तक। और यहाँ पे सर्दी है तो यहाँ के पार्टिकल्स बहुत पास में रहते हैं, तो यहाँ का वायुमंडल भी सिकुड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कहाँ तक रहता है। क्लियर। नेक्स्ट लिखेंगे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट लेयर लिखेंगे हम स्ट्रेटोस्फीयर। या फिर समताप मंडल। सुनना पहले लिखो, लिसन। समताप मंडल, पहला पॉइंट तो हमने ये समझा दिया आपको कि एयरप्लेन्स कहाँ उड़ाए जाते हैं या फिर वायुयान।
वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल। अच्छा, इस मंडल में क्या है ना, 15 से 18 किलोमीटर या 18 से 21 किलोमीटर, एक बार 3 किलोमीटर की रेंज का लगभग क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर, ओजोन की परत पाई जाती है। ठीक है, सुनना, इस ओजोन की परत का काम क्या क्या है, इसके वर्क क्या क्या है? तो पहली बात तो ये आने वाली सूरज से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को, यूवी रेज को एब्जॉर्ब भी करती है और रिफ्लेक्ट भी करती है, मतलब अवशोषित भी करती है और परावर्तित भी करती है। दोनों करती है। ओजोन परत का काम क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक या हार्मफुल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देना और कुछ को एब्जॉर्ब कर लेना, दोनों। ठीक है, ये अब ये ओजोन बनती कैसी, आपको पता है आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है, इस ऑक्सीजन गैस पे जब यूवी रेज पड़ेंगी तो ये O+O में टूट जाती है और इस एक O को हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। नेसेंट, हिंदी में हम कहते हैं इसको नवजात। जब ये ऑक्सीजन का एक एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलेगा तो ये किसका फॉर्मेशन कराएगा? और इस O3 को ही हम क्या कहते हैं? पिछली बार 69,000 जो भर्ती हुई थी सुपर डेट वाली, उसमें क्वेश्चन आया था ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3, बस इतना सा क्वेश्चन आया था। तो आपको ये लगता है कि अरे हाँ इतना इजी सवाल थोड़ी आएगा पेपर में, क्योंकि यहाँ पे इजी आता है, आपको लगता नहीं ये तो नहीं पूछा, कुछ और पूछा होगा। तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं और हम बता दें आपको 60 से 70% प्लस पेपर इजी ही आता है ना। 15% या 20% मॉडरेट आएगा थोड़ा सा, और मुश्किल से 5 से 10% हार्ड आता है पेपर। 70% पेपर इजी ही आता है, 80%, बिल्कुल सही बात है। 80% पेपर इजी आएगा, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे जो कि आपको पता होने ही चाहिए। और अगर आप वो क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं जो नॉर्मल है, तो आप रेस में वैसे ही पीछे हो कि आप नॉर्मल क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हो, है ना। और जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट करोगे नहीं। तो कम से कम हमें जो सबसे बन रहा है वो हमसे भी बने, तो तुम रेस में, जो सबसे बन रहा है हमसे वो भी नहीं बन रहा है, तुम रेस में नहीं है। तो हमें सबसे पहले उन क्वेश्चन फोकस करना है जो 100% आते ही आते हैं, जो हमें पता होने ही चाहिए। जैसे गैसेस का कंपोजिशन, कि वायुमंडल में कितनी गैसें हैं और कितने परसेंट में, भाई ये तो सबको पता होना चाहिए दुनिया में। अब कहते हो हाँ सर ये सवाल थोड़ी आएगा, तो मत पढ़ो भाई। 80% पेपर इजी आएगा, 15% मॉडरेट आएगा, ठीक ठाक होगा लेवल थोड़ा बहुत, और 5% टफ आएगा। अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 60 से 70 क्वेश्चन ईजी ही आएंगे। 100 के 100 क्वेश्चन टफ कहीं नहीं आते, कभी कभी पेपर ऊपर नीचे हो जाता है, उसकी बात अलग। ठीक है, तो समताप मंडल में पहले तो एयर प्लेन्स उड़ाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि बादलों के ऊपर तो दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड थिंग इज इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, और इस ओजोन लेयर का काम क्या है? ओजोन लेयर का काम है दो। पहला क्या है? सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को एक तो एब्जॉर्ब कर लेना और दूसरा उनको वापस लौटा देना। अगर अब इस लेयर में दिक्कत होगी, सुनना, अगर ये लेयर पतली हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन हमारे पास आ जाएगा, तो हमें हर्ट करेगा भाई, दिक्कत तो देगा हमें, परेशानी तो होगी हमें। इसीलिए हम कह रहे हैं ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन का क्षरण हो रहा है, ओजोन में होल हो रहा है ना। तो उससे ही क्या है, गर्मी बढ़ रही है। तो जितनी पतली लेयर होगी उतनी ज़्यादा यूवीएस हमारे पास पहुँचेगी, और यूवीएस पहुँचेंगी, ट्रैप होगी यहाँ पे, तो गर्मी बढ़ेगी। और इस गर्मी बढ़ने को, और ये गर्मी ग्लोबली बढ़ रही है पूरी दुनिया पे, इंडिया में सॉरी पूरी अर्थ पे बढ़ रही है, इसलिए हम इसको ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। ठीक है, वैश्विक ताप कह देते हैं। समझ में आया? पहली बात तो क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टूटने पे किसका निर्माण होता है? तो नवजात ऑक्सीजन का, जिसको हम इसमें नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। क्लियर है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। यह क्वेश्चन आता है सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से कौन रोकता है? ओजोन परत रोकती है। ठीक है, किस मंडल में? समताप मंडल। क्वेश्चन से याद रखना, ये क्वेश्चन आएंगे, आपको बता दें कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। सुनना पहले इसके, उसके तुम बता ही चुके शुभ मंडल वाले आप, इसमें कैसे आएंगे? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन लेयर किस मंडल में? समताप मंडल में, पहली बात। ठीक है, सेकेंड थिंग, ओजोन का मॉलिक्यूल टूटता है तो उससे क्या बनता है? तो नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। और जब ये नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलेगी तो किसका फॉर्मेशन आ देगी? ओजोन का। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको लगा अरे इतना इजी सवाल कैसे आ सकता है? इजी आते हैं। ठीक है, एयरप्लेन्स कहाँ उड़ाए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। अब आप खुद सोचो, अच्छा इस प्रोसेस को हम कहते हैं चैंपमैन चक्र। ये जो ओजोन निर्माण की प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है?
चैंपमैन साइकिल कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में चैंपमैन, इंग्लिश में भी लिख ही दे रहा हूँ। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में चैंपमैन साइकिल, CHAMP, चैंपमैन CYC साइकिल, हम भी भूल जाते हैं, चैंपमैन साइकिल कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन आएगा चैंपमैन साइकिल किससे संबंधित है? ओजोन के फॉर्मेशन से संबंधित। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद सोचना लॉजिकली, बिल्कुल खुद। भाई क्षोभ मंडल समझ में आ गया था? बादल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और संघनन, एवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, और ऊपर जाने पे तापमान कम हो रहा जिसकी वजह से संघनन हो पा रहा था। अब इसमें सुनना भाई, ये वो मंडल दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकंड होना, हाँ ठीक। इस मंडल में ऊपर जाने पे तापमान कैसा हो रहा है? कम हो रहा है, नेगेटिव मतलब कम हो रहा है, ठीक है। अब आप इस मंडल में पहुंचे तो ये परत कौन सी है? ओजोन। ये क्या है? ओजोन लेयर। इस मंडल में पहुंचे, ओजोन लेयर पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सूरज से आने वाली किरणों को सोख रही है, तो टेम्परेचर तो बढ़ ही जाएगा ना। जो सूरज की किरणों को रोकेगा वो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है उसकी, टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? है ना। और रिफ्लेक्ट भी कर रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पे। तो ओजोन लेयर में टेम्परेचर कैसा होगा? ज़्यादा। हमने क्या बताया था? बादल बनने के लिए तापमान कम होना चाहिए, यहाँ पे तापमान ज़्यादा हो, तो क्या बादल बनेंगे? नहीं। इसीलिए सिर्फ बादल, वर्षा, ये सब कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं, समताप मंडल में नहीं होते। क्योंकि समताप मंडल में ऊपर जाने पे टेम्परेचर कैसा होता है? बढ़ता है, मतलब पॉजिटिव, मतलब बढ़ रहा है। देखो पहले कम हुआ फिर बढ़ रहा है। समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं है? बाकी का कल लिखवाएंगे। इसमें कोई डाउट हो अगर आपको तो आप पूछ सकते हो, है ना। इसमें कोई आप देख लो एक बार कॉपी अपनी, अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 3 और रह गए, वो हम कल कंप्लीट करवा देंगे। दूसरी क्लास भी है आपकी फिर। और ये स्पेशल रिकमेंडेशन ही है आपके लिए कि आप डेली का डेली पढ़ लो, 1 घंटे में पढ़ लो घर पे जाके जो पढ़ाया गया है आज आपको, उसको तो बर्डन नहीं लगेगा आपको एग्जाम से पहले। अदरवाइज एग्जाम से पहले इतने सारे पेजेस हो जाएंगे, पढ़ने का उठाने का मन भी नहीं करता आपका, और किसी का नहीं करता, वहाँ भी नहीं करता था, किसी का ही नहीं होता। तो डेली का मुश्किल से 1 या 2 पेज लिखवाता होगा कोई भी टीचर, आप वो 2 पेज पढ़ लो। मैथ में 10-15 क्वेश्चन होते होंगे मैक्सिमम, 5-10 क्वेश्चन आप वो लगा लो, प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी। बाकी आपकी मर्जी है, सजेशंस है हमारे, डिसीजन आपका ही है। इसमें कोई डाउट है? दोनों समझ में आए? कोई डाउट नहीं है? ओके।